मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सूत्र संस्कृत में है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी। तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं। जब से मुझे मन में ये बात आई, पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है, जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है। क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला, कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में। अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं। और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रहे हैं। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से ये पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है। बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया। और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबागाइगी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है। माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हाँ, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो। और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो, ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो। और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने, उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। भागवत जी के 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्रों पे बात करूं तो कम से कम तो महीना 1.25 महीना लगता है, वो भी रोज 3 घंटे बात करूं तो।
तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं, वो निकालो। तो भारत में जैसे मैंने हार्डीकर जी का नाम लिया, उनकी मैंने मदद ली इसमें, और हार्डीकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं, उनकी मदद मैंने ली, और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो। तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो 7,000 से घट के 3,000 तक आए। फिर मैंने कहा ये 3,000 में मुझे बताओ, तो 3,000 से 1,000 पर आए, फिर 500 पर आए, फिर 500 से 50 पर आ गए। और वो 50 के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दो। तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं, क्योंकि अगले 5-6 दिन मेरे पास समय है, लेकिन उन 50 में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। भागवत जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं पिछले हजारों सालों में, वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं। आपके पास अगर कागज पेन हो तो जरूर निकाल लीजिए, नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा, डायरी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब कौन व्यक्ति इस विषय पर आपसे बात करने आएगा। और अगर नहीं है कागज पेन कॉपी तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है। मैंने किताब बना दी है, भागवत संहिता जो है, मैंने भागवत जी की अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके 3 भाग में एक पुस्तक बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अष्टांग हृदयम, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मूल लेखक भागवत जी हैं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा, अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा। एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को। जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं, उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के विष हैं। एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं। और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापि ना करें, क्योंकि वो विष है। अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा। अब इस हिंदी का विश्लेषण करें, हम कहना क्या चाहते हैं वो, और आज के हिसाब से विश्लेषण करें, सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें। अब तक मैंने जो बोला वो भागवत जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। भागवत जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है, ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है, बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो भागवत जी ने 3500 साल पहले कहा, शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी ना कभी आदमी प्रेशर कुकर बना ही लेगा। ये मैंने मजाक में कहा, लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसके लिए। तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें। माने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर भागवत जी का सिद्धांत लागू नहीं होता। माने सिद्धांत ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं, ना खाएं, वो विष है। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा भागवत जी कहते हैं, आपका क्या कहना है?
तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां के 2 साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है बागवती जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो, तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगी हमारी, टीवी पे नहीं बोल सकते हम, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। एल्यूमिनियम आप जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है। सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो एल्यूमिनियम ही है। और दोनों वैज्ञानिक, वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है। अस्थमा, टीबी, ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया? तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और ये दोनों रिसर्चर सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में। जेल है ना हमारी, वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है, आप जानते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं। लखनऊ की जेल में, लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया। वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया। वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। तो पता चला 100-125 साल पहले आया। 100-125 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया। और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था। भगत सिंह हो या उधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है। और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया। ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भागवत जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा ये है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है, तो ना करें। नहीं तो क्या होगा? आप कहेंगे जी हम तो करेंगे,
हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है, वो ये कहते हैं कुकर में खाना बनाने से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है, तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं। इधर प्रेशर कुकर में खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या? और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या 1 घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा। तब 2 घंटे रोज के हिसाब से मान लो बचा लिया, और साल भर में आपने 700-800 घंटे बचा लिए, कल्पना करो। फिर एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 2-4 महीने वहां निकल गया, नेट रिजल्ट क्या? वही 0 का 0। तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो, पवन का स्पर्श ना होता हो, वो ना करें। अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है। भागवती जी तो लिख के चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है। मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें, क्या कारण है, यहां से अब बात मैं शुरू करता हूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में, ये जाने। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ये है प्रेशर। प्रेशर माने दबाव। तो अतिरिक्त दबाव डालने की टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर। और ये अतिरिक्त दबाव कहां से आता है? प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी, वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर की। सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है। सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गर्म होगा। आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है। तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई, वो वाष्प जो है ना वो दबाव डालती है। किस पर? दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। ये दबाव डाल के होता क्या है, दाल, एक कल्पना करिए अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कल्पना, अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक दाल को तोड़कर 2 टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं, जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे। द्विदल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब द्विदल है। इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है। अब ये दाल पानी में पड़ी है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, तो ये दाल जो है ना फट जाती है। फटना समझते हैं? वो दरकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, दाल के अंदर जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे को जो जकड़कर बैठे हुए हैं, ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है। वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। तो उबल जाती है और दरक जाती है। आप खोलते हैं, 5 मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है। पक नहीं गई है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का, वो पकी नहीं है, उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है। तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली। माफ करिए, दाल पकी हुई नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है? पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है। आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं, उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा ये कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है।
कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्सन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींच कर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर, तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद का नहीं कहना चाहिए, प्रकृति का सिद्धांत है। बच्चे को पेट के अंदर गर्भाशय में विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता। इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती, बच्चा भी जल्दी नहीं होता। सभी चीजों में यह है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे। तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहे तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। इन्हीं 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है, वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता, रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है। मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है, उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है,
दाल आपने पकाई है, तो वो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ ये पुरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है। तो उनके यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 6-8 महीने लगेगा। मैंने कहा ठीक है फिर भी। तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया, और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। फिर मैंने उन्हीं वैज्ञानिकों को कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो। तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए? तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। जो सूक्ष्म पोषक तत्व कच्ची अरहर की दाल खाने में शरीर को उपयोगी नहीं आएंगे, वो उपयोगी आने लायक बनाए, उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है। तब मैंने गांव-गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं, 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे, क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए। हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे,
देखिए, बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले, 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु